आज एक बहुत खास दिन है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और आज ही के दिन 123 वर्ष पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आज उनकी बहादुरी, साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति को नमन करने का दिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस आजाद देश की हवा में आप सांस लेते हैं, उसके पीछे राष्ट्र के कितने नायकों ने बलिदान दिया है। अगर आप इस देश के बारे में सोचेंगे तो आपको यह एहसास भी होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कर्ज है और वो कर्ज दिल में देशभक्ति की भावना को भरकर ही चुकाया जा सकता है। इसलिए आज हम ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के जरिए नेताजी से जुड़ा एक दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आज की तारीख में हर हिंदुस्तानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता और आजादी के संघर्ष में उनकी राष्ट्रवादी सोच से अच्छी तरह परिचित है। लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कूटनीतिक चालें चलने में भी महारत हासिल थी। नेताजी ने कई बार वेश बदलने की कला का इस्तेमाल अंग्रेजों को चकमा देने के लिए किया था। 16 जनवरी 1941 को देर रात करीब 1:35 पर कोलकाता में एक ऐसा ही किस्सा हुआ जिसे द ग्रेट एस्केप कहते हैं, जो 18 जनवरी 1941 को धनबाद के गोमो जंक्शन नामक रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ था। इस स्टेशन को आज की तारीख में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस खबर को विस्तार से समझने के लिए अब मैं आपको 79 साल पहले इतिहास के पन्नों में लेकर चलूंगा। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जुलाई 1940 में कोलकाता की जेल में बंद कर दिया था। नेताजी को 26 जनवरी 1941 को ब्रिटिश कोर्ट के सामने पेश होना था। उस दौरान अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए नेताजी जर्मनी की मदद चाहते थे, लेकिन कोलकाता की जेल में रहकर ऐसा करना संभव नहीं था। फिर नेताजी ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत खराब होने लगी और मजबूरी में ब्रिटिश सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा और 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजों ने नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। उस वक्त नेताजी के घर की निगरानी बंगाल सीआईडी को सौंप दी गई। नेताजी पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने उनके घर पर अपने एजेंट्स लगा रखे थे। यहां तक कि अंग्रेजों ने नेताजी के रिश्तेदारों से भी उनके बारे में पूरी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। घर में नजरबंद नेताजी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और बड़ी चालाकी से अपने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी लीडर मियां अकबर शाह को एक टेलीग्राम भेजा। मियां अकबर शाह उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है। नेताजी के बुलावे पर मियां अकबर शाह पेशावर से कोलकाता पहुंच गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने कोलकाता से काबुल भागने का एक प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर से बात की और एक कार के जरिए धनबाद तक पहुंचने का प्लान बनाया गया। उस वक्त शिशिर की उम्र 20 साल थी और उसने कोलकाता के बाहर कभी भी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन नेताजी ने शिशिर पर यकीन किया और अंग्रेजों की नजरों से बचकर किसी तरह धनबाद पहुंच गए। इसके बाद नेताजी ने काली शेरवानी पहनकर एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का वेश बनाया और अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया। कोलकाता में अपने घर से काबुल तक पहुंचने के इस प्लान को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है। इस योजना ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। इस ऐतिहासिक घटना और इसमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई कार को देखने के लिए आज आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें पुरानी तस्वीरों के साथ साथ नेताजी के भतीजे शिशिर का द ग्रेट एस्केप वाला बड़ा खुलासा भी मौजूद है। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये बुलंद नारा आज भी आजाद भारत के हर नागरिक के दिल में बसता है। लेकिन 79 साल पहले वर्ष 1941 में एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। बात 1941 की है, जब अंग्रेजों ने नेताजी को अपने घर में नजरबंद कर रखा था।
लेकिन फिर नेताजी ने अंग्रेजों के सामने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो ना तो उन्हें समझ में आया और ना ही उन्हें इस बात की भनक लगी। First week of December, Netaji was suddenly released from prison after a spell of hunger strike. He came home and soon thereafter he called me and we met in this room. And he asked me in Bengali, "Amar ekta kaj korte parbe?" And that started a long session of confabulations and discussions lasting for a month and a half, day after day, night after night, in order to work out what Netaji called a foolproof escape plan from this house. In the course of these discussions on the plan, Netaji introduced me to Mia Akbar Shah of Peshawar, who actually visited Calcutta on a pretext. And with Mia Akbar Shah, I actually made certain purchases for Netaji's disguise as a Muslim upcountry gentleman. हालांकि नेताजी के लिए इस प्लान को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि घर में उनके भाई का कुत्ता हमेशा खुले में घूमता रहता था। अगर उसे जंजीरों में जकड़ा जाता तो अंग्रेजों को और घर की रखवाली कर रहे बंगाल के सीआईडी को उनके प्लान की भनक लग जाती। हालांकि किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो कुत्ता घर आए एक मेहमान को काट लेता है, जिसकी वजह से उसे जंजीरों में बांध दिया गया। नेताजी इसी मौके की तलाश में थे और 16 जनवरी की रात 1:35 पर द ग्रेट एस्केप को अंजाम दिया गया। नेताजी शिशिर और अपने एक और भतीजे के साथ कार के पास जाते हैं। नेताजी के सामान को ड्राइवर के बगल वाली सीट पर रख दिया जाता है, जबकि नेताजी खुद पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। हालांकि वो दरवाजा बंद नहीं करते। शिशिर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। नेताजी का दूसरा भतीजा दरवाजे के पास होता है और फिर दोनों ही दरवाजों को एक साथ बंद कर दिया जाता है ताकि रात को आवाज कम निकले। नेताजी पीछे वाली सीट के नीचे छिप जाते हैं और बंगाल सीआईडी की आंखों में धूल झोंकते हुए आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बंगाल सीआईडी को कार में सिर्फ शिशिर गाड़ी चलाते हुए दिखाई देते हैं। ये वही कार है जिसमें उस रात सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी थी। बहुत ही सेंटिमेंट्स जुड़ा है। 1941 के 16-17 जनवरी रात को 1:35 हुआ था। यहाँ ये वॉन्डरर गाड़ी खड़ा था नेताजी भवन का जो रियर स्टेयरकेस है वहाँ, और नेताजी ने डिस्गाइज में, मोहम्मद जियाउद्दीन डिस्गाइज में उनका जो बेडरूम वहाँ से आके पूरा जो कॉरिडोर है आके नीचे आया और मेरा पिताजी बैठाया रियर सीट में लेफ्ट हैंड साइड में और ड्राइवर का सीट में बैठ के गाड़ी स्टार्ट दिया और बाहर चला गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई ये घटना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चतुराई का एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद यही वजह है कि नेताजी को भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक के साथ साथ वेश बदलने की कला का उस्ताद भी माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ष 1941 में जब नेताजी अपने घर में नजरबंद थे, उस वक्त घर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पठान के वेश का इस्तेमाल किया है और वो जिस इलाके से सफर करते वहां की वेशभूषा को अपना लेते थे। इसके बाद नेताजी अफगानिस्तान, मॉस्को और रोम होते हुए जर्मनी पहुंच गए। दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब अपने देश की आजादी के लिए किसी नेता ने देश से बाहर जाकर एक बड़ी सेना तैयार की। आजाद भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस के मन में एक बहुत बड़ा प्लान था और उनकी कही हुई बातों और विचारों को आज भी पूरी दुनिया याद करती है। 23 जनवरी 1897 को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और उस दिन उनके पिता जानकीनाथ बोस ने अपनी डायरी में लिखा, आई रोज अर्ली बट फाउंड प्रभा वॉज स्टिल सफरिंग, अ सन वॉज बॉर्न एट मिड डे। यानी जानकीनाथ बोस उस दिन सुबह जल्दी उठ गए थे और उनकी पत्नी प्रभा को उस वक्त भी कष्ट हो रहा था और दोपहर में बेटे का जन्म हुआ। जानकीनाथ बोस की डायरी का वही पन्ना आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं और ये शब्द अपने आप में एक सदी का इतिहास समेटे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे, लेकिन उनके बारे में देश के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के मीडिया से लेकर पाठ्य पुस्तकों तक एक खास परिवार का ही गुणगान किया जाता है, दरबार का गुणगान किया जाता है। लेकिन आज से आप इसमें बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। वर्ष 2013 में मैंने नेताजी की बेटी अनीता बोस का एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिता के बारे में कई ऐसी बातें बताई थीं जिसकी जानकारी शायद आपको भी ना हो। इसलिए आज आपको वो पुराना इंटरव्यू हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी पहली बार टेलीविजन पर आकर अपने मन की बात बता रही थी। You very rightly said, and all of us, the whole country, the whole nation knows that he made the ultimate sacrifice for the independence of this country. But today's generation knows Subhash Chandra Bose. They identify him only by this picture, which is the most circulated picture of Subhash Chandra Bose. There will be a lot of people who are not aware about his maybe his sacrifice, how he led his life. Do you feel pain today when you come back to this country? Do you think that he was not given his due for all the sacrifices he made for this country? I think in a way he certainly was not given his due, and if today young people remember him, that's that person about whose life, about whose death there's a controversy, it would just be as if you sort of reduced Gandhiji to being assassinated and not having done anything in his life. If you reduced ex-Prime Minister Indira Gandhi just to being assassinated and nothing more. I mean, throughout the years that my father worked for India and gave up many things. He gave up a normal family life. He gave up a good job. His strong beliefs for India, for uncompromising beliefs for India's independence, brought him into confrontation with his compatriots and comrades in arms. And of course his leader of those days, Gandhiji, and others, Pandit Jawaharlal Nehru, who partly became his opponents. And Gandhiji was very successful and skillful in sort of eliminating him from political life in the Congress party. That was certainly a very painful experience for my father, because he admired Gandhiji a great deal. It was he who gave him the title Father of Our Nation. And many of these steps were just motivated by extreme love and devotion to his country and to his countrymen, and being put down as just a person who has passed away or has not passed away is certainly not a very respectful way of dealing with him. अनीता जी कह रहे हैं कि उन्हें कई बार बहुत दुख होता है और उन्हें ऐसा भी लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी इस देश में, जो उनका ड्यू उनको मिलना चाहिए था, वो शायद इस देश ने उन्हें अभी तक दिया नहीं है. Gandhiji is still living in this country through different schemes, through government, through political parties, through his philosophy, through his thoughts. So is Pandit Nehru, and so are others also who contributed to the independence of this country. But do you think Netaji Subhash Chandra Bose is also living today equally through his philosophy, supported by the government, through different schemes? Do you think much more could have been done to keep him alive through his thoughts and philosophy?
the man you mentioned certainly live in their ideas. Netaji lives in his ideas and in the love of his countrymen and countrywomen. I think this is the utmost you can give to a person to honor him, revere him in that way and love him after so many years. On the other hand, I would say the sort of the public policy has certainly not been very much in favor of emphasizing his contribution to the country. And I always felt especially hurt that the members of the INA, the veterans, got unfair treatment by India. Ultimately, I think maybe they were those people who almost sacrificed the most, many of them really risking their life in a very real manner. And it was not only leaders, but was very simple people, very partly uneducated people who really sacrificed everything for India, even though they didn't live in India at the time. And first of all, India never accepted them into the armed forces, which may have been a clever way to do, but certainly not a fair one. After all, those who had served the empire, the British Empire, in suppressing India, had a career in the army after that. But Indian Army still uses Jai Hind. Yeah, that is of course true, and India still uses the national anthem, which my father had chosen too. But in other ways, I think there was always an attempt to sort of play down the contribution that he had made. It was played down. I think it was played down. तो ये इंटरव्यू मैंने 2013 में किया था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी से हमारी मुलाकात हुई थी और वो जी न्यूज के स्टूडियो आई थी। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन इससे 4 वर्ष पहले ही 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने जापान की मदद से सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार की अपनी कैबिनेट थी और वो खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने थे। उस समय दुनिया के 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पकड़े गए करीब 50,000 भारतीय युद्ध बंदी आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। नेताजी ने इस फौज में औरतों के लिए अलग झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई और नारा दिया, चलो दिल्ली। उस कठिन दौर में भी 30 दिसंबर 1943 को जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का अंडमान निकोबार पर कब्जा हो गया था और वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था। लेकिन यह तिरंगा आज के राष्ट्रीय ध्वज से थोड़ा सा अलग था और इस झंडे के बीच में अशोक चक्र के बदले चरखा था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आजाद हिंद रेडियो से नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था और आजादी की लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। यह पहली बार था जब किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और यहीं से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, उस वक्त नेताजी बर्लिन में थे और तब उन्होंने अपने एक दोस्त सीएन नाम्बियार से कहा था कि वो ऐसे समय में गांधी जी के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को नॉन वायलेंट गोरिल्ला वॉरफेयर कहा था। हालांकि इतिहास के पन्नों में इस बात का भी जिक्र है कि देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर नेताजी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद भी थे। नेताजी पूरी तरह से उनसे सहमत नहीं होते थे और इसी का खामियाजा नेताजी को आजादी के बाद भुगतना पड़ा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजादी के बाद जो इतिहास आपको पढ़ाया गया, आजादी के बाद जो पूरा माहौल बना, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र को वो महत्व नहीं दिया गया जो बाकी के लोगों को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस अपने जीते जी देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन नेताजी का आजाद भारत वाला सपना अधूरा रह गया, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को नेताजी जब सोवियत संघ जा रहे थे, तभी ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में नेताजी की मौत हुई या नहीं, इस पर कई थ्योरीज चलती हैं, बहुत सारी शंकाएं जताई जाती हैं। नेताजी की मौत पर कई कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी मौत का सच सामने नहीं आ पाया है। कोई नहीं जानता कि उस प्लेन क्रैश में नेताजी जीवित बचे थे या फिर उसी प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के 135 करोड़ लोगों के असली नायक हैं, असली हीरो हैं, जिन पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है और वो भारत के दिल में बसते हैं। अगर आप भी नेताजी को जानना और समझना चाहते हैं तो आपको लाल किले में बने सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम में जाना चाहिए, जिसे क्रांति मंदिर का नाम दिया गया है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजों को संजोकर रखा गया है और इस क्रांति मंदिर में जाकर आप भी नेताजी को करीब से महसूस कर सकते हैं।